मित्रों, लक्ष्य क्लासेस हटा में आपका स्वागत करते हैं। और आज हम मॉडल टेस्ट पेपर देखते हैं। ये मॉडल टेस्ट पेपर संविदा वर्ग 3 और सीटीटी के हिसाब से है और ये 2020 के अनुसार है। और इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि इसमें पर्यावरण के साथ पर्यावरण की पेडागोजी के क्वेश्चनों को भी सम्मिलित किया गया है। और दूसरी विशेषता ये इसमें सभी टॉपिकों को सम्मिलित किया गया है। जैसे कि आप घर पे तैयारी करते हो तो आपको ये पता चल जाएगा कि पेपर में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, तो उन सभी टॉपिकों को इसमें सम्मिलित किया गया है। चलो तो मित्रों, अपन देखते हैं क्वेश्चन पहले से। कौन सा वृक्ष उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन से संबंधित नहीं है? तो इसके विकल्प हैं, पहला कीकर, दूसरा रीठा, तीसरा खजूर और चौथा साल। तो ये चार विकल्प हैं। इनमें से कीकर, रीठा और खजूर ये तीनों के तीनों वृक्ष उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन से संबंधित है, जबकि साल का वृक्ष सदाबहार वन के अंतर्गत आता है। तो आंसर क्या होगा? साल का वृक्ष। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन किस क्षेत्र में नहीं पाए जाते हैं? पहला विकल्प हिमालय की तराई में, हरियाणा में, राजस्थान में और गुजरात में। तो इसका आंसर होगा हिमालय की तराई में। हिमालय की तराई में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम तीसरा क्वेश्चन। जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, जिराफ किस क्षेत्र का जंतु है? तो जिराफ किस क्षेत्र का जंतु है? पहला विकल्प है न्यूजीलैंड, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा अफ्रीका एवं सहारा और चौथा क्या है? दक्षिण अमेरिका। तो इसका आंसर होगा अफ्रीका एवं सहारा। और एक और महत्वपूर्ण बात, इसका आंसर अफ्रीका अकेला भी हो सकता था, सहारा भी हो सकता था, क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप में ही सहारा मरुस्थल पाया जाता है और ये सहारा जो मरुस्थल है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। नेक्स्ट करते हैं, हम बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। जो हमारा चौथा क्वेश्चन है वो क्या है? जेब्रा किस देश का पशु है? तो जेब्रा किस देश का पशु है? पहला विकल्प है अफ्रीका, दूसरा है न्यूजीलैंड, तीसरा है जर्मनी और चौथा क्या है? फ्रांस। चलो तो हम देखते हैं जेब्रा किस देश का पशु है। तो इसका आंसर क्या होगा? अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप का है जेब्रा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे पास पांचवा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन जो है वो क्या है? पेंगुइन। पांचवा जो क्वेश्चन है उसका क्या है? पेंगुइन चिड़िया किस स्थान पर पाई जाती है? पहला विकल्प है दक्षिण महासागर, दूसरा है अंटार्कटिका महाद्वीप, तीसरा है ए और बी दोनों और चौथा क्या है? रूस। तो इसका आंसर होगा ए और बी दोनों, क्योंकि पेंगुइन चिड़िया दक्षिण महासागर में और अंटार्कटिका महाद्वीप इन दोनों में पाई जाती है, क्योंकि दक्षिण महासागर से लगा ही क्या है? अंटार्कटिका महाद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा छठवा। और जो छठवां क्वेश्चन है वो क्या है? शुतुरमुर्ग किस स्थान का पक्षी है? तो पहला विकल्प है दक्षिण अफ्रीका का, दूसरा है दक्षिण पश्चिम एशिया का, तीसरा है ए और बी दोनों और चौथा है उत्तरी अमेरिका। तो इसका आंसर होगा ए और बी दोनों, क्योंकि यह दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण पश्चिम एशिया का है। अब हम बात करते हैं जो शुतुरमुर्ग है, इससे एक क्वेश्चन और बनता है, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है या सबसे विशाल पक्षी कौन सा है? तो कौन सा है? शुतुरमुर्ग। हम देखते हैं सातवां क्वेश्चन। सातवें क्वेश्चन की में दिया गया है, गर्भावस्था में एक महिला के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो मित्रों हम बता दें आप लोग को कि सामान्य अवस्था में जो प्रोटीन की आवश्यकता होती है वो होती है 45 ग्राम, लेकिन गर्भावस्था में अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है, वो होती कितनी? 55 ग्राम। एक और क्वेश्चन इससे बनता है, बना हुआ पहले था, जिसमें कहा गया था कि सर्वाधिक प्रोटीन की आवश्यकता किशोर अवस्था में किस आयु वर्ग में होती है? तो 16 से 18 वर्ष में होती है और वो होती कितनी? 60 ग्राम। वैसे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 45 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है? प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो पहला विकल्प है रतौंधी, दूसरा रिकेट्स, क्वाशियोरकर या सूखा रोग और बेरी। तो इसमें हम बात करते हैं क्वाशियोरकर या सूखा रोग, ये हमारा आंसर होगा प्रोटीन की कमी से, और ये सभी रोग विटामिन की कमी से होते हैं। चलो हम बात करते हैं, जैसे विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग, और इस पर हमारा आने वाला वीडियो बहुत ही मज़ेदार वीडियो होगा। चलो हम देखते हैं नेक्स्ट नौवां।
कौन सा विटामिन जल में घुलनशील नहीं है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है, बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी कॉम्प्लेक्स, ए और बी दोनों, और विटामिन के। तो इसके लिए एक ट्रिक लिखी है हमने। वो क्या ट्रिक है? ओबीसी के लोग जल में नहाते हैं। चलो तो हम देखते हैं, ओबीसी के जो लोग हैं वो जल में नहाते हैं। तो इसमें क्या होता है, देखो कोई विटामिन ओ तो कोई होता ही नहीं विटामिन। अब बचा विटामिन बी और सी। तो विटामिन बी और सी एकमात्र एक दो ऐसे विटामिन हैं जो जल में घुलनशील है, बाकी सभी विटामिन वसा में घुलनशील हैं। तो विटामिन बी जल में घुलनशील है, विटामिन सी भी जल में घुलनशील है, तो विटामिन कौन सा होगा? के। उनने क्या पूछा? जल में घुलनशील नहीं है, तो आंसर क्या होगा? विटामिन के। इसका आंसर डी होगा। चलो हम देखते हैं 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा ठंडी जलधारा नहीं है? तो पहला विकल्प है लेब्राडोर की जलधारा, दूसरा है क्यूराइल की जलधारा, ए और बी दोनों, और ब्राज़ील की जलधारा। तो हम बात करते हैं, ठंडी जलधारा नहीं आता है, हमें गर्म जलधारा चाहिए है। चलो तुम थोड़ा सा ट्रिक से देखते हैं। इसमें क्या लिखा है? लेब्राडोर। जब हम जल में बाल्टी डालते हैं तो बाल्टी के साथ डोर भी रहती है, तो डोर क्या हो जाती है? ठंडी। और हमें पता है डोर का मतलब क्या होता है? खिड़की, और खिड़कियों से ठंडी हवा आती है। तो ये हमारी ट्रिक हो गई है, डोर कैसे होती है? ठंडी जलधारा। हमारे पास दूसरा है क्यूराइल। तो क्यूराइल जो होती है ये रॉयल फैमिली से होती है, और रॉयल फैमिली, इस रॉयल को हम क्या पढ़ें? रॉयल। और रॉयल फैमिली कैसे? एसी वाले मकान में रहती है, ऑफिस में जाए तो एसी, फोर व्हीलर से जाए तो एसी। तो रॉयल फैमिली कैसे में रहती है? ठंडे में, तो ये तो ठंडी है। और चौथा विकल्प है क्या? ब्राज़ील। तो ब्राज़ील की जलधारा कैसी होती है? गर्म। एक बीवी रहती है, वो अपने पति से कहती है ब्राज़ील हम आपको गरम गरम खाना दें, तो ब्राज़ील से क्या बना? ब्राज़ील। और ब्राज़ील की जलधारा कैसी होगी? गर्म। चलो तो इसका आंसर क्या होगा? ब्राज़ील की जलधारा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ठंडी जलधाराएं किस ओर चलती हैं? तो ठंडी जलधाराएं किस ओर चलती हैं? पहला विकल्प है भूमध्य भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर। वैसे ये गलत है। चलो हम देखते हैं दूसरा जो हमारा विकल्प है, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर, और फिर कर्क रेखा से ध्रुवों की ओर। तो एक ये ग्राफ आप लोग देख लें, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, और ये भूमध्य रेखा, इसी को भूमध्य रेखा भी कहते हैं या इसी को विषुवत रेखा भी कहते हैं। तो ये जो उत्तरी ध्रुव होता है और ये दक्षिण ध्रुव, तो ध्रुवों से जो भूमध्य रेखा की ओर हवाएं चलती हैं वो होती हैं ठंडी हवाएं, और जो भूमध्य रेखा से या विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर चलती हैं ये कैसी होती हैं? गर्म। तो हमने देखा, तो इसी के साथ हमारा जो ये क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा? ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं, क्योंकि ठंडी जलधाराएं कहाँ से चलती हैं? ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर। और यदि आता गर्म हवा है तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर। चलो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 12वां जो क्वेश्चन है वो क्या है? चलो हम थोड़ा सा इस क्वेश्चन को देखते हैं, 12वें क्वेश्चन को, कि पोषक तल प्रथम के अंतर्गत आते हैं। तो पहला विकल्प है स्वपोषी जीव, दूसरा प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता, और सभी प्रकार के उपभोक्ता। तो पोषक तल प्रथम के अंतर्गत आते हैं स्वपोषी जीव। ये पोषक तल प्रथम के अंतर्गत आते हैं, तो आंसर क्या होगा? ये। अब बात करते हैं, यदि क्वेश्चन ये आता है पोषक तल द्वितीय के अंतर्गत आते हैं, तो पोषक तल द्वितीय के अंतर्गत क्या हो जाता? प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता। और पोषक तल तृतीय के अंतर्गत कौन हो जाते हैं? द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता। इस तरह ये श्रेणी चलती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास 13वां क्वेश्चन है, और जो 13वां क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है, भौतिक पर्यावरण का निर्माण होता है। तो भौतिक पर्यावरण का निर्माण होता है बाह्य शक्तियों से, पहला विकल्प, दूसरा आंतरिक शक्तियों से, तीसरा ए और बी दोनों, चौथा है सामाजिक शक्तियों से। चलो तो हम देखते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? ए और बी दोनों, अतः बाह्य शक्तियों से भी आंतरिक शक्ति। आपसे ऐसा भी क्वेश्चन आता है, भौतिक पर्यावरण के निर्माण में कौन सी बाह्य शक्ति होती है? तो बाह्य शक्ति तो थोड़ा सा देख लें, बाह्य शक्ति के अंतर्गत क्या आएगा? हवा, पानी और हिमानी बाह्य शक्तियों के अंतर्गत आते हैं, और आंतरिक शक्तियों के अंतर्गत आते हैं ज्वालामुखी और भूकंप। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां। चलो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और ये महत्वपूर्ण कुछ इस तरह हो जाता है
क्योंकि ये पेडागोजी का क्वेश्चन है, ठीक है ना। 14वां क्वेश्चन का है पेडागोजी का। चलो देखते हैं आप मित्रों कि पेडागोजी के क्वेश्चन आपको कैसे आएंगे, ठीक है। चलो हम देखते हैं। पहला क्या है इसका, एक शिक्षक द्वारा छात्रों को अपने माता पिता, भाई बहन एवं मित्र वर्ग के साथ सकारात्मक संबंध स्थापित करने पर बल दिया जाता है। तो शिक्षक के द्वारा किस प्रकार के पर्यावरण की शिक्षा छात्रों को प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसमें क्या लिखा है, छात्रों को अपने माता पिता, भाई बहन और मित्र वर्ग के साथ सकारात्मक संबंध। तो इसका पहला विकल्प है भौतिक पर्यावरण, दूसरा है नैतिक पर्यावरण, तीसरा है मानवीय पर्यावरण, चौथा क्या है मनोसामाजिक पर्यावरण। तो इसका आंसर भौतिक पर्यावरण नहीं हो सकता, नैतिक भी नहीं हो सकता, मानवीय। इसका आंसर क्या होगा मनोसामाजिक पर्यावरण। तो ये क्या है पेडागोजी का। तो मित्रों इसमें पेडागोजी के जिस तरह के भी क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन आप पे पूरे के पूरे बनेंगे, इसकी गारंटी है, क्योंकि हमारा नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो पेडागोजी से संबंधित रहेगा। चलो हम बात करते हैं, नेक्स्ट है उत्पादक जीवधारी हैं। उत्पादक जीवधारी हैं, पहला है हरे पादप, दूसरा है कुछ जीवाणु, ए और बी दोनों, और तीसरा चौथा क्या है हिरण। तो उत्पादक जीवधारी हैं तो इसके हरे पादप भी होते हैं, कुछ जीवाणु। तो इसका आंसर क्या होगा ए और बी। कुछ ऐसे जीवाणु भी होते हैं जो उत्पादक का कार्य करते हैं, अतः इसका आंसर क्या होगा ए और बी दोनों। 16वां क्वेश्चन है गुआनो पक्षी किस देश से संबंधित है। तो पहला विकल्प है दक्षिणी अमेरिका, दूसरा है अफ्रीका, तीसरा है ए और बी दोनों, और चौथा क्या है इराक। तो हम बात करते हैं गुआनो जो पक्षी है यह दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका दोनों जगह पाया जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा ए और बी दोनों। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 17वां जो हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कीवी कहाँ का पक्षी है। तो पहला विकल्प है ऑस्ट्रेलिया का, दूसरा कनाडा, तीसरा अफगानिस्तान, और चौथा क्या है न्यूजीलैंड। तो कीवी जो है वो कहाँ का पक्षी है न्यूजीलैंड का। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी भी क्या है कीवी, और न्यूजीलैंड वालों को कीवी कहते भी हैं। कीवी के एक और क्वेश्चन है ये आता है, एक क्वेश्चन आ चुका है कि वह कौन सा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता। तो आंसर क्या होता है कीवी। कीवी भी नहीं उड़ सकता है, ठीक है। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां किशोरों के लिए प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा किस आयु वर्ग में होनी चाहिए। तो पहला विकल्प है 13 से 15 वर्ष, दूसरा है 16 से 18 वर्ष, तीसरा है 13 से 16 वर्ष, और 18 से 19 वर्ष। तो मित्रों हम पहले क्वेश्चन में आप लोग को बता चुके थे कि किशोरों के लिए प्रोटीन की सर्वाधिक आवश्यकता होती कितनी 16 से 18 वर्ष में, और ये होती है 60 ग्राम, ठीक है। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैसे ये वीडियो हम घर से बना रहे हैं, तो मम्मी खाना बना रही हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं, आप लोग को भी इनवाइट किया जाएगा खाना में। चलो देखते हैं हम 19वां विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। पहला विकल्प है रिकेट्स, दूसरा है हड्डीवर्धक रोग, तीसरा है हड्डी एवं अल्पवृद्धि रोग, और चौथा क्या है वक्र अस्थि रोग। तो हम बात करते हैं इसका आंसर होगा क्या रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है रिकेट्स। चलो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी जलधारा गर्म जलधारा से संबंधित नहीं है। कौन सी जलधारा गर्म जलधारा से संबंधित नहीं है। पहला है गल्फ स्ट्रीम जलधारा, दूसरा है ब्राज़ील की जलधारा, तीसरा है ए तथा बी दोनों, और चौथा क्या है क्यूराइल की जलधारा। तो वैसे हम आप लोग को बता दें उन्होंने बोला है गर्म जलधारा नहीं आता है, उनको कैसे चाहिए ठंडी जलधारा। तो गल्फ है, तो गल्फ से एक ट्रिक बनती है गर्लफ्रेंड तो अपन को मालूम है थोड़ी थोड़ी सी बातों में गर्म हो जाती, तो ये तो गर्म है। ब्राज़ील की जलधारा हम पहले ही बता चुके गर्म है, हम इसके पहले वाले क्वेश्चन में बता चुके थे क्यूराइल कैसी है ठंडी जलधारा, क्योंकि रॉयल फैमिली कैसे में रहती है ठंडे मौसम में। नेक्स्ट करते हैं कि नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है। चलो ये देख लें आप, पर्यावरण टेस्ट पेपर है। चलो देखते हैं नेक्स्ट चौथा 21वां क्वेश्चन, और इसमें क्या दिया गया है 21वें क्वेश्चन में कि गर्म जलधाराओं का मार्ग होता है, ठीक है। तो गर्म जलधाराओं का जो मार्ग होता है तो क्या होता है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर, मकर रेखा से ध्रुवों की ओर, कर्क रेखा से ध्रुवों की ओर, विषुवत रेखा से
ध्रुवों की ओर। तो इसका आंसर क्या होगा, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर, क्योंकि हम बता चुके थे जो गर्म जलधाराएं होती हैं, यहाँ से बताया था, वो भूमध्य रेखा से कहाँ की ओर चलती हैं, ध्रुवों की ओर, और ठंडी जलधाराएं कहाँ से, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व व्यापार में परिवहन के किस साधन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो विश्व व्यापार में पहला विकल्प है वायु परिवहन की, सड़क परिवहन की, रेल परिवहन की और जल परिवहन की। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, जल परिवहन। विश्व का सर्वाधिक व्यापार काय के द्वारा होता है, जल परिवहन के द्वारा होता है। ठीक है मित्रों, चलो हम देखते हैं नेक्स्ट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी पेडागोजी का क्वेश्चन है। तो मित्रों पेडागोजी को आप बहुत अच्छे से देखना, क्योंकि पेडागोजी पर हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाएंगे जो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट आने वाला वीडियो हमारा पेडागोजी से संबंधित होगा। नेक्स्ट है, कक्षा में एक छात्र द्वारा शिक्षक से कहा जाता है कि पर्यावरण की समस्या हमारे देश की समस्या नहीं है वरन विश्व की समस्या है, अतः उसको कुछ अन्य देशों के छात्रों से विचार विमर्श का उपाय बताइए। छात्र में कौन सा पर्यावरणीय मूल्य विकसित हो रहा है। पेडागोजी क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले उस क्वेश्चन को एक दो बार अच्छे से पढ़ लें, फिर उसका आंसर दें। ठीक है, तो क्या कहा गया है, पर्यावरण की समस्या हमारे देश की समस्या परंतु पूरे विश्व की समस्या है। तो पहला विकल्प है व्यावहारिक मूल्य, ये तो नहीं हो सकता। दूसरा है वैज्ञानिक मूल्य, तीसरा है वैश्विक मूल्य और चौथा क्या है, प्राकृतिक मूल्य। तो इसका आंसर क्या होगा, वैश्विक मूल्य इसका आंसर होगा। चलो हम देखते हैं 24वां क्वेश्चन है। तो कक्ष में शिक्षक द्वारा छात्रों को जल प्रबंधन एवं वृक्षारोपण के बारे में समझाया जाता है। तो छात्रों में शिक्षक पर्यावरणीय शिक्षा के किस मूल्य को विकसित करना चाहता है। तो क्या कहा गया है, कक्ष में शिक्षक द्वारा, ये भी पेडागोजी का क्वेश्चन है, शिक्षक द्वारा छात्रों को जल प्रबंधन एवं वृक्षारोपण के बारे में समझाया जाता है। तो छात्रों को पर्यावरणीय शिक्षा के किस मूल्य को विकसित किया जाता है। तो पहला विकल्प है सामाजिक मूल्य, दूसरा व्यवहारिक मूल्य, तीसरा है वैज्ञानिक मूल्य और चौथा क्या है, वैश्विक मूल्य। तो इसका आंसर क्या होगा, व्यवहारिक मूल्य के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो 25वां क्वेश्चन है, वो क्या है, भारतीय संस्कृति में नदियों को माँ का स्थान दिया जाता है। इस भावना में किस प्रकार के प्रदूषण को रोकने में सहायता मिलती है। ये भी पेडागोजी से संबंधित क्वेश्चन है। पहला विकल्प है जल प्रदूषण, दूसरा है वायु प्रदूषण, तीसरा है आध्यात्मिक प्रदूषण और चौथा है सामाजिक प्रदूषण। वैसे मित्रों इसका जो भी आंसर होगा आपको कमेंट में नीचे लिखना है इसका आंसर क्या होगा, और जब आप नहीं दे पाओगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आंसर आप लोग को बता देंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय परंपरा में कुछ वृक्षों को काटने पर प्रतिबंध है, जैसे पीपल का वृक्ष, गुलर का वृक्ष, बेलपत्र का वृक्ष, बरगद का वृक्ष आदि। इस परंपरा से किस प्रकार का प्रदूषण रोका जा सकता है। ये भी पेडागोजी का क्वेश्चन है। तो जब अपन को पता है पीपल का वृक्ष वृक्षों को रोक रहे हैं, तो चलो पहला विकल्प है जल प्रदूषण, दूसरा है वायु प्रदूषण, तीसरा है ध्वनि प्रदूषण, चौथा क्या है, सामाजिक प्रदूषण। तो इसका आंसर क्या होगा, वायु प्रदूषण। क्योंकि जो वृक्ष होते हैं, वृक्ष क्या करते हैं, वृक्ष हमें ऑक्सीजन देते हैं और वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड जो हानिकारक गैस है उसको हटाते हैं। तो ये वायु प्रदूषण है, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा 27वां क्वेश्चन, प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग किस आधार पर करना चाहिए। पहला विकल्प है आवश्यकता के आधार पर, दूसरा है लाभ के आधार पर, तीसरा है स्वास्थ्य पूर्ति के आधार पर, चौथा क्या है, औद्योगिक विकास की तीव्रता के आधार पर। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, आवश्यकता के आधार पर। हमारे पास जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं, जैसे जल है तो हम कहते हैं जल को बचाओ, जल ही जीवन है, लेकिन उपयोग तो करना पड़ेगा। तो आवश्यकता के आधार पर जितनी आवश्यकता है आप केवल उतना ही प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करें, अन्यथा ये समाप्त हो जाएंगे और फिर उससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। हमारा जो 28वां क्वेश्चन है, एक शिक्षक के द्वारा छात्रों को जलीय परितंत्र के बारे में समझाना है, तो वह विद्यालय के समीप
तालाब के पास छात्रों को ले जाता है तथा कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का अवलोकन कराता है, शिक्षक द्वारा कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ देखिए, शिक्षक जो है छात्रों को तालाब के समीप ही ले जाता है। तो अब देखते हैं इसमें कौन सी विधि होगी। निरीक्षण विधि होगी, अवलोकन विधि होगी, पर्यवेक्षण विधि होगी या भ्रमण विधि होगी। तो मित्रों इसका आंसर क्या होगा, भ्रमण विधि, क्योंकि वह वहीं पर छात्रों को तालाब के पास ही ले जाता है। तो ये कौन सी विधि होगी, भ्रमण विधि। हमारा जो 29वां क्वेश्चन है, वो 29वां क्वेश्चन क्या है, ये भी पेडागोजी का क्वेश्चन है। शिक्षक से छात्रों द्वारा कहा जाता है कि उसके माता पिता बताते हैं कि पर्यावरणीय शिक्षा अनुपयोगी विषय है, इसको गणित पर अधिक गणित विज्ञान पर अधिक ध्यान देना चाहिए, गणित एवं विज्ञान पर अधिक ध्यान देना चाहिए, न कि पर्यावरणीय शिक्षा पर। छात्रों के लिए शिक्षक की इस समस्या का समाधान किस रूप में करना चाहिए। ठीक है, तो चलो हम बात करते हैं। पहला जो विकल्प है वो कुछ इस तरह है, पर्यावरण का महत्व बताकर। पहला है पर्यावरण का महत्व बनाकर, दूसरा है अभिभावकों से संपर्क करके, तीसरा है पर्यावरण संरक्षण के कार्यक्रम एवं रैली आयोजित करके, चौथा क्या है, प्रधान अध्यापकों को अवगत करा के। तो इसका आंसर होगा क्या, पर्यावरण संरक्षण के कार्यक्रम एवं रैली आयोजित करवा के। इससे आप अभिभावकों को भी बुलाएं और उन्हें भी साथ में वो शिक्षा दें, रैली आयोजित करके पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करें। इसका आंसर क्या होगा, सी नंबर। चलो हमारा अंतिम एवं लास्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी जी का स्वच्छता अभियान किस दिशा की ओर सफल प्रयास माना जा सकता है। तो पहला विकल्प है पर्यावरणीय शिक्षा की ओर, दूसरा है प्रधानमंत्री की लोकप्रियता की ओर, तीसरा है आदर्श कार्य की ओर, चौथा क्या है, सफल नेतृत्व की ओर। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, पर्यावरणीय शिक्षा की ओर, क्योंकि स्वच्छता पर्यावरण से संबंधित होती है। और मित्रों ये हमने पूरा मॉडल टेस्ट पेपर 2020 से संविदा वर्ग 3 का कंप्लीट किया। चलो तो दोस्तों एक और महत्वपूर्ण बात बता दें, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्यथा ना करें। और जो भी इसमें कमी आपको दिखें आप कमेंट में लिखें। और एक और हमारे जो नेक्स्ट वीडियो होंगे इस टॉपिक में, इस पूरे टेस्ट पेपर में जो जो टॉपिक आए हैं उन सभी टॉपिकों पर नेक्स्ट आने वाली वीडियो होंगी, वो भी देसी ट्रिक के साथ। मैं नीतेश पटेल, आपने जो हमारा ये वीडियो देखा उसके लिए धन्यवाद। ओके बाय, वंदे मातरम, जय हिंद।